हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोगों ने 2 क्लासेस अभी तक कर लिए हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को पर्यावरण शिक्षा के बारे में बताया था। उसके बाद फिर दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को पर्यावरण के बारे में बताया था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के कौन कौन से तत्व होते हैं, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं। फिर पर्यावरण में वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उनका चक्र किस प्रकार से चलता है। तो इन सारी चीजों का हम लोगों ने अध्ययन पिछली क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी का मतलब कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं या पारिस्थितिकी विज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें देखिए हम लोग को इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, जिसमें इकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, फिर उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल नीच क्या होती है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होती है, और सबसे लास्ट में देखेंगे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है। तो इन सब के बारे में एक एक करके आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे देश में, हमारे पृथ्वी पर पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, ये पारिस्थितिकी को सबसे पहले किसने बताया था, इसकी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो एक एक करके इसको चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी देखिए क्या है कि ये अध्ययन की एक शाखा है जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से हम जीवों के आपस के पारस्परिक संबंधों और हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनकी अंतर क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत एक तरफ समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी जीवों तथा भौतिक वातावरण में जो पाई जाने वाली प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके बीच रिलेशन और जीवों के बीच आपस में जो रिलेशन होता है, अंतर संबंध होता है, क्रियाएं होती हैं, उनके विषय में इसमें अध्ययन किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखिए 1868 ईस्वी में रिटर महोदय ने किया था, यानी रिटर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। लेकिन इसको पूर्ण रूप से परिभाषित और विस्तृत अध्ययन का श्रेय 1869 ईस्वी में एक जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल को जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म। इसमें उन्होंने इसकी जर्मन पर्याय ओइकोलॉजी का प्रयोग किया था, यानी इन्होंने जो है इकोलॉजी को ओइकोलॉजी के नाम से संबोधित किया था। तो जो इकोलॉजी शब्द है यह अंग्रेजी के इकोलॉजी शब्द से बना हुआ है और इसका ग्रीक भाषा के 2 शब्द ओइकोस प्लस लोगोस से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, जिसमें देखिए ओइकोस का अर्थ होता है गृह अथवा घर तथा लोगोस का अर्थ होता है रहने का स्थान, प्लेस टू लीव। इसका मतलब कि यह एक ऐसा विषय है, यह एक ऐसी अध्ययन की शाखा है जिसमें लोगों के रहने या आवासों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी जीवधारियों के आवास या उनके स्थान जहां पर वो रहते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिए, इसका अर्थ होता है अध्ययन या चर्चा। शाब्दिक अर्थ में इसको क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी, जो जीवधारियों और उनके आवासों के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। अर्नेस्ट हैकेल ने देखिए पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जैविक तथा अजैविक वातावरण के साथ प्राणियों के अंतः संबंधों का संपूर्ण अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। यानी हमारे पर्यावरण में मौजूद जैविक तथा अजैविक तत्वों के साथ प्राणियों का जो अंतर संबंध है वो उसके बारे में अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। इसके बाद फिर देखिए, टायलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कि पारिस्थितिकी ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित की जाती है जो सभी जीवों के सभी संबंधों का तथा उनके सभी वातावरणों के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। यानी इन्होंने भी वही बात बताई कि जीवों के बीच अंतर संबंध और जीवों का वातावरण के बीच जो अंतर संबंध है उसी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए, पारिस्थितिकी की कुछ शाखाएं हैं और उन शाखाओं के बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं शॉर्टकट में। देखिए, पहला है स्व पारिस्थितिकी, जिसको ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है।
इस प्रकार की पारिस्थितिकी में देखिए क्या होता है कि जब किसी जीव विशेष अथवा एक ही स्पेसीज के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। दूसरी है देखिए सम पारिस्थितिकी, सिन इकोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जब जीव के विभिन्न समूहों और उनका पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे सन पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसको देखिए दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जलीय पारिस्थितिकी, एक्वाटिक इकोलॉजी। इसके अंतर जलीय जीवन के विभिन्न समुदायों का अंतर संबंध और उनका पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है स्थलीय पारिस्थितिकी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। इसके अंतर्गत देखिए स्थलीय जीवन के अंतर संबंधों और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है देखिए प्राणी पारिस्थितिकी, एनिमल इकोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्राणियों के आपसी संबंधों तथा वातावरण का अध्ययन किया जाता है। चौथा है देखिए पादप पारिस्थितिकी यानी प्लांट इकोलॉजी। इसके अंतर्गत समुदायों के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए अगला है आवास पारिस्थितिकी, हैबिटेट इकोलॉजी। इसके अंतर्गत जैव मंडल में पाए जाने वाले जीवधारियों के विभिन्न प्राकृतिक आवासों और उनका वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है संरक्षण पारिस्थितिकी, कंजर्वेशन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंध, प्रयोग तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उनके संरक्षण के महत्व का अध्ययन किया जाता है। अगला है विकिरण पारिस्थितिकी यानी रेडिएशन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकिरण तथा रेडियो सक्रिय पदार्थों का पर्यावरण और जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और सबसे लास्ट में है मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत मानव और उसके प्रभावित करने वाले विभिन्न वातावरणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे पारिस्थितिकी के प्रकार। अब है देखिए पारिस्थितिकी के कारक, इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये देखिए ये पर्यावरण के वे कारक होते हैं जो पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित करते हैं, जो पारिस्थितिकी कारक के रूप में जाने जाते हैं। पारिस्थितिकी कारक दो प्रकार के होते हैं। पहला है अजैविक कारक, एबायोटिक फैक्टर। इसके अंतर्गत वे पारिस्थितिकी कारक आते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु, भू आकृतिक, मृदा इत्यादि। इसके बाद दूसरा जो होता है कारक वो जैविक कारक होता है, बायोटिक फैक्टर। जैविक कारक भी देखिए जीवधारियों को प्रभावित करते हैं। एक स्थान के विभिन्न जीवधारी एक दूसरे से आपसी संबंध स्थापित करते हैं। ये संबंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे सहजीवन, सिम्बियोसिस। इसमें देखिए क्या होता है कि दो जीवों का परस्पर लाभकारी संबंध होता है, जैसे कयक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। उसी प्रकार से देखिए दूसरा है परजीविता, पैरासाइटिज्म। इसमें एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है, जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु। फिर तीसरा है देखिए सहजीविता, कमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के संबंध में एक जीव को हानि अथवा लाभ नहीं होता जबकि दूसरा जीव लाभ में रहता है, जैसे अधिपादप या एपीफाइट्स, लियाना इत्यादि। उसके बाद देखिए अगला है परभक्षण या प्रेडेटेशन। इस प्रकार के संबंध में एक जीव दूसरे जीव का पूरी तरह से भक्षण कर लेता है, जैसे जुफैगस, आर्योवोट्रिस इत्यादि। इसके बाद अगला है मृतोपजीविता यानी सैप्रोफाइटिस। इस प्रकार के संबंध में वैसे जीव आते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं, जैसे कवक, नियोटिया इत्यादि। अब है देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रम, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें देखिए क्या होता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में वातावरण, समय और जैविक कारकों के परस्पर प्रभाव से संपूर्ण जैविक समुदाय का बदलना पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है। यानी इसमें वातावरण में समय, जैविक कारक और उनके परस्पर प्रभावों से जो बदलाव होता है वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसमें देखिए किसी भी स्थान पर किसी पारिस्थितिकी समुदाय की स्थापना हो जाने के पश्चात भी उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहती है। विकास की दृष्टि से पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए होता है प्राथमिक अनुक्रमण,
प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन में देखिए क्या होता है कि जब किसी पारिस्थितिकी समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहां इससे पहले कोई अन्य पारिस्थितिकी समुदाय विद्यमान नहीं था, तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। यानी यहाँ पर ऐसे समुदाय का विकास हो जहां पहले से कोई समुदाय नहीं रहता था, यानी वो पहले ही सबसे पहले वहां पर विकसित होना शुरू होता है। जैसे देखिए रेतीली भूमि या पथरीली चट्टानों का अनुक्रमण। दूसरा है देखिए द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। ये क्या होता है, जब किसी ऐसे क्षेत्र में पारिस्थितिकी समुदाय का विकास होता है जहां इससे पहले कोई पारिस्थितिकी समुदाय विद्यमान था लेकिन बाद में वह नष्ट हो गया हो, तो उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। यानी पहले किसी भी पारिस्थितिकी क्षेत्र में कोई रहता था, किसी समुदाय का विकास हुआ था लेकिन वह किसी कारण वजह से नष्ट हो गया है, तो दोबारा वहां पर जब किसी दूसरे समुदाय का विकास होना शुरू होगा तो वो द्वितीयक का है। जिसमें देखिए आग से जंगल के नष्ट होने के बाद वहां पुनः वन समुदाय का विकास होना, यानी किसी जंगल में पहले आग लगने से सभी पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे, जीव जंतु नष्ट हो गए थे, लेकिन फिर से वहां धीरे धीरे पेड़ों को उगाया गया, पेड़ उगे और फिर वहां पेड़ों का विकास हुआ और जीव जंतु फिर से वहां आकर रहने लगे। अब देखिए अगला है पारिस्थितिकी निवास, इकोलॉजिकल नीच। ये देखिए क्या होता है कि पारिस्थितिकी निवास कर्म स्थिति या कर्म भूमि किसी प्रजाति का पारिस्थितिकी स्थिति में विशिष्ट स्थान संदर्भित करता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ ग्रीनेल द्वारा 1917 ईस्वी में किया गया था। यह किसी जीव या प्रजाति की पारिस्थितिकी में वह विशेष भूमिका है जो वह अपने पर्यावरण में निभाता है, जिसमें उसका भोजन प्राप्त करना, अन्य जीवों से संबंध स्थापित करना, स्थान का उपयोग करना तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलन की क्षमता शामिल होती है। यानी इस प्रकार के स्थान पर कोई भी प्राणी, कोई भी जीव क्या करता है कि अपना भोजन प्राप्त करता है, अन्य जीवों से संबंध बनाता है, अब वहां पर स्थान का उपयोग करता है तथा वहां की पर्यावरण की स्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है। तो ये सारी क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। यह बताता है कि कोई जीव क्या करता है, कहाँ रहता है और उसके पर्यावरण के साथ कैसे संबंध है। यानी कोई जीव किस प्रकार से किसी क्षेत्र में रह रहा है, तो वहां रहते हुए वो क्या करता है और फिर उसका वहां के पर्यावरण से क्या संबंध है। जैसे देखिए ये है इकोलॉजिकल नीच। देखिए एक निकेत है, इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक पारिस्थितिकी में रहते हैं और उस पारिस्थितिकी में रहते हुए वो कैसे कैसे क्रियाएं करते हैं और वहां पर पर्यावरण का प्रभाव उनके ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। देखिए ये एक लॉजिकल नीच का फोटो है, इमेज है, जिसमें देखिए यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, तो ये कैसे इसमें कार्य कर रहे हैं और कैसे इसमें पर्यावरण का इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए विभिन्न प्रकार के कुछ निकेत होते हैं, जिनको देखिए आवास निकेत होता है, हैबिटेट निकेत, यहाँ पर कोई जीव निवास करता है। आहार निकेत होता है, यहाँ पर जीव क्या पदार्थ ग्रहण करता है या किसका विघटन करता है तथा किस प्रजाति के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यानी आहार निकेत में कोई कैसे भोजन प्राप्त करता है, कोई किसका विघटन कैसे करता है और उसका किस प्रजाति के साथ कंपटीशन है। उसी प्रकार से देखिए जनन निकेत होता है, रिप्रोडक्टिव नीच, यहाँ जीव कैसे और कब प्रजनन करता है ये रिलेटेड होता है। अगला है देखिए भौतिक तथा रासायनिक निकेत। इसमें देखिए तापमान, स्थलाकृति, आर्द्रता तथा अन्य आवश्यकताएं शामिल होती है। इसका देखिए उदाहरण एक एक करके देख लेते हैं नीच का, इकोलॉजिकल नीच का। एक देखिए बाघ है, तो बाघ देखिए कहाँ रहता है, कौन सा स्थान, घने जंगल पर। उसका कार्य क्या है, मांसाहारी शिकारी है, यानी मांस के लिए जीव जंतुओं का शिकार करता है। उसका पारिस्थितिकी निवास खाद्य श्रृंखला में ऐसे शीर्ष शिकारी की भूमिका वह निभाता है जिससे अन्य जनसंख्या संतुलित रहती है। यानी वह पर अपने भोजन के लिए अन्य जीव जंतुओं को खाता है, जिसकी वजह से वहां जनसंख्या का संतुलन बना रहता है। उसी प्रकार से देखिए शहद की मक्खी का नीच देखिए क्या है, यह कहाँ रहती है, इसका स्थान फूलों वाले क्षेत्रों में रहती है। इसका कार्य क्या है, परागण यानी पॉलिनेशन। और पारिस्थितिकी निवास इसका क्या है कि फूलों से पराग इकट्ठा करके भोजन बनाती है और साथ ही पौधों की प्रजनन प्रक्रिया में भी मदद करती है। यानी इसका भी काम होता है और इसकी वजह से पौधों का भी कोई कार्य होता है। उसी प्रकार से देखिए
केंचुआ का स्थान देखिए मिट्टी है। मिट्टी में यह काम क्या करता है कि मृत जीवांश को विघटित करता है। और पारिस्थितिकी निवास इसका किस प्रकार का है, यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है, यानी यह अपना भी कार्य करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है और पर्यावरण के साथ, वहां के वातावरण के साथ अपना संबंध भी बना के रखता है। और क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। तो देखिए, प्रत्येक जीव का पारिस्थितिकी निवास अलग होता है और वह अपने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में एक अनूठी भूमिका निभाता है। यदि कोई जीव विलुप्त हो जाता है तो उसका पारिस्थितिकी स्थान खाली हो जाता है और इससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। अब है अगला टॉपिक, पारिस्थितिकी पद चिन्ह, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये देखिए क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, समुदाय, देश या मानव गतिविधि के द्वारा पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, ऊर्जा, भोजन का उपयोग करने की मात्रा। यानी किसी भी धरती के पार्ट पे, किसी भी हिस्से पर, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी समुदाय के द्वारा, किसी देश के द्वारा, किसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। यह दर्शाता है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर कितना दबाव डाल रहे हैं। इसमें यह भी मापा जाता है कि हमारे जीवन शैली और उपभोग के लिए कितनी पृथ्वी की भूमि और जल क्षेत्र की जरूरत होती है। पारिस्थितिकी पद चिन्ह की अवधारणा देखिए सबसे पहले किसने लाई थी, कनाडा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर विलियम रीस और उनके एक छात्र मैथिस वेकर नागेल ने मिलकर इसकी अवधारणा को 1990 के दशक में विकसित किया था। बाद में इन्होंने 1996 में एक साथ मिलकर आवर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिड्यूसिंग ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द अर्थ नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इसी पुस्तक में इन्होंने जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी मानव के द्वारा पृथ्वी के भूभाग पर कितना कब्जा कर लिया गया है, कितना संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो देखिए, पृथ्वी के जो क्षेत्र है, भूभाग पर है, देखिए उस पर इस प्रकार के पैरों के निशान बताकर बताया गया है कि मानव का कहाँ कहाँ पृथ्वी के संसाधनों पर अधिकार है, कहाँ कहाँ मानव पहुंच गया। जैसे देखिए, यहाँ पर गाड़ियां हैं, यहाँ पर घर मकान है, यहाँ पर लकड़ी पेपर हैं, यहाँ पर देखिए भोजन और काम। उसके बाद यहाँ देखिए जो है समुद्री भोजन, यानी समुद्र पर भी भोजन के लिए मनुष्य पहुंच गया समुद्र तक। फिर उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और रेशेदार फसलों तक, लकड़ियों के लिए वनों तक। उसके बाद फिर देखिए घर बनाने के लिए भूमि जमीन पर, और उसके अलावा फिर देखिए ऊर्जा संसाधनों तक भी पहुंच मनुष्य की हो गई है। देखिए इसको इस तरीके से भी देखा जाता है। देखिए यहाँ है कार्बन फुटप्रिंट, बिल्ट अप लैंड, फॉरेस्ट, क्रॉप लैंड, पोस्टर और फिशरी। इतने सारे कामों को मनुष्य अपने अंडर में कर चुका है और ये इस तरीके से पृथ्वी के इतने भूभाग पर उसका पांव पसार चुका गया है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के कितने हिस्से पर कौन कौन से पर्यावरणीय संसाधन तक मनुष्य अपनी पहुंच बना चुका है। तो इसने इतने संसाधनों को अपने अधिकार में ले लिया है। अब देखिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु क्या है कि पारिस्थितिकी पद चिन्ह को हम वैश्विक हेक्टेयर यानी GHA में मापते हैं, यानी ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है। यदि किसी देश की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उसकी उपलब्ध जैव उत्पादक भूमि से अधिक है तो वह पर्यावरणीय घाटे में है। यदि किसी देश की इस प्रकार की जो जरूरत है वो उसके उत्पादक भूमि से ज्यादा है, जितने उसके यहाँ भूमि में उत्पादकता नहीं है वो किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर है, तो कहा जाता है कि वह पर्यावरणीय घाटे के रूप में है। यानी उसके संसाधन उसके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं तो वो पर्यावरणीय घाटे में कहा जाएगा। यह देखिए सतत विकास का एक प्रमुख संकेतक है। यदि कोई देश घाटे में है तो कहा जाएगा कि उसके यहाँ सही तरीके से सतत विकास नहीं हो रहा है। अगर वह इसका सही तरीके से संतुलन बना के इस्तेमाल कर रहा है, सतत पोषणीय विकास की स्थिति वहां मौजूद है, तो कहा जाएगा कि वह सही तरीके से संतुलन है। उदाहरण देख लीजिए इसके, भारत में शहरी व्यक्ति का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये देखिए क्या है, देखिए वहां शहर में रहने वाले लोग अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, वाहन चलाते हैं,
पैकिंग वाले भोजन का उपयोग करते हैं, ये सभी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से देखिए, ग्रामीण जीवन शैली में पारंपरिक रूप से खेती करना, साइकिल चलाना, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करना, इससे फुटप्रिंट कम होता है। उसी प्रकार से देखिए, विकसित देशों की तुलना में जो कम विकसित देश है उनकी देखिए, जैसे अमेरिका और कनाडा का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत अधिक है, क्योंकि वहां उपभोग बहुत ज्यादा होता है, यानी वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। जबकि भारत या बांग्लादेश का औसत फुटप्रिंट इन दोनों देशों से तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने से कुल दबाव बढ़ जाता है। यानी इनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम है, संसाधनों तक पहुंच बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से ये दबाव जो है बढ़ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी जीवन शैली पृथ्वी के संसाधनों के अनुकूल और टिकाऊ है कि नहीं। यानी हमारा जो तौर तरीका है, रहने का तरीका है, वो पृथ्वी पे जो मौजूद संसाधन है उनके अनुसार है या उनसे ज्यादा है। तो इससे अगर ऐसा दिखेगा तो समस्या जो है, पर्यावरणीय समस्या बहुत ज्यादा होगी और संसाधनों का जो है दबाव बढ़ेगा, लोगों को संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे। देखिए, यदि हम संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते रहेंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को संकट का सामना करना पड़ेगा। यानी इसी पीढ़ी के लोग उसको इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी लोगों को इसकी जो है पूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी। अब देखिए, अगला है पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके विभिन्न प्रकार के वनडे एग्जाम में भी आते हैं, नेट के एग्जाम में भी आते हैं। तो देखिए क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड एक चित्रात्मक संरचना है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव द्रव्यमान यानी बायोमास या ऊर्जा को दिखाती है। यह पिरामिड देखिए नीचे से ऊपर की ओर प्राथमिक उत्पादकों से लेकर शीर्ष उपभोक्ताओं तक की स्थिति को दर्शाती है। इसका विचार सबसे पहले देखिए चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 ईस्वी में लाया गया था। इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको देखिए 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला है संख्या पिरामिड, दूसरा है जैव भार पिरामिड और तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। तो देखिए, संख्या पिरामिड क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर्स। यह दर्शाता है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर कितने जीव मौजूद हैं। जैसे उदाहरण देखिए कि कोई एक पेड़ है तो उस पर हजारों कीट हो सकते हैं, जो एक उल्टा पिरामिड बनाता है। देखिए, जो पिरामिड ऑफ नंबर है उसको इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। यहाँ देखिए, अगर कोई भूमि लैंड है तो वहां पर देखिए जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं कि घासें होती हैं, ये सूर्य के प्रकाश से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। फिर इन घासों को देखिए छोटे छोटे जो जीव हैं वो खाते हैं, और फिर इन जीवों को, छोटे छोटे जीवों को कौन खाता है? मेढक और पक्षियां, और फिर इनको कौन खाता है? बाज पक्षी। तो यहाँ देखिए इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये पिरामिड का देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ऐसे चौड़ा है और फिर धीरे धीरे ऊपर होते होते क्या हो जा रहा है, या संकरा होता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ संख्या जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कम हो रही। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक पेड़ है, इसका पिरामिड देखिए उल्टा है। उल्टा क्यों है? क्योंकि यहाँ पेड़ देखिए एक सिंगल है, लेकिन इसके बाद इस पर जो है कीड़े ढेर सारे हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। फिर इससे इनसे ऊपर आश्रित जो हैं वो उनकी संख्या और ज्यादा है, जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं। इसको देखिए इस तरीके से और भी देखा जा सकता है कि प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्या के मध्य संबंध का ये आरोही निरूपण होता है। इसमें देखिए जो घास पारितंत्र होता है, जो अभी हम लोगों ने इधर देखा था ये वाला, इसमें क्या होता है कि देखिए जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। देखिए सीधा है, पिरामिड भी इसी प्रकार का होता है। उसके अलावा देखिए जो वृक्ष बाहुल पारिस्थितिकी तंत्र होता है वहां पर पिरामिड सदैव उल्टा होता है। देखिए ये एक वृक्ष का पिरामिड है जो उल्टा है। उसके बाद फिर देखिए जो अपरद परिस्थिति तंत्र में होता है, यहां पर संख्या पिरामिड भी सदैव उल्टा होता है, और तालाब में जो है संख्या पिरामिड सीधा होता है। देखिए परजीवी तथा एक वृक्ष का जो संख्या पिरामिड है वो क्या होता है? सदैव उल्टा होता है। अभी मैंने वहां दिखाया, देखिए पेड़ क्या है, एक उत्पादक के रूप में है,
फिर इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं, वो देखिए शाकाहारी हैं। फिर उनके ऊपर देखिए जू और टिड्डे होते हैं, परभक्षी होते हैं। फिर उसके ऊपर देखिए जो है मक्खियां होती हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, ये उच्च परभक्षी। तो देखिए ये पिरामिड जो है उल्टा बन रहा है। उसी प्रकार से देखिए चारागाह और तालाब के परितंत्र में देखिए संख्या पिरामिड किस प्रकार से बन रहा है। यहाँ देखिए उत्पादकों की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे घास हो गई। फिर उसके ऊपर देखिए जो शाकाहारी हैं उनकी संख्या कम हो जा रही है, कीट विभिन्न प्रकार के हैं। फिर उसके ऊपर देखिए मांसाहारी मेढक पक्षियां हैं, और उसके सर्वोच्च मांसाहारी में जैसे बाज और अन्य पक्षी आते हैं। तो देखिए पिरामिड इस प्रकार से सीधा बन रहा है। उसी प्रकार से देखिए एक वन परितंत्र का संख्या पिरामिड देखिए कैसे बन रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे जो है देखिए कम मात्रा में होते हैं। फिर इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कीट पक्षी वगैरह होते हैं, देखिए शाकाहारी होते हैं। इनको फिर देखिए सांप लोमड़ी वगैरह हैं, ये क्या है मांसाहारी हैं, तो इनकी संख्या जो है घट जाती है। फिर सर्वोच्च मांसाहारी शेर बाघ है, इनकी भी संख्या बहुत कम होती है। तो इस तरीके से देखिए संख्या पर पिरामिड जो है वन परितंत्र में बनता है। अब देखिए अगला है जैव द्रव्यमान का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। यह प्रत्येक स्तर पर कुल जैविक पदार्थ जैसे पौधों के वजन को दर्शाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि जंगल में पेड़ यानी प्राथमिक उत्पादक का जैव द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। यानी इसको देखिए इस तरीके से देखते हैं, ये है स्थलीय भाग में जंगल जो है उसका देखिए जो जैव द्रव्यमान है 1000 केजी है, लेकिन इसके ऊपर के स्तर के जो जीव हैं देखिए उनका क्या हो जा रहा है, इसका 10% यानी 100 केजी। फिर इसके ऊपर के जीवों का देखिए और घट जा रहा है, इसका 10% हो जा रहा है 10 केजी, और इसके ऊपर इसका 10% यानी 1 केजी। यानी यहाँ जैव भार नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस प्रकार से पिरामिड क्या बन रहा है, सीधा। उसी प्रकार से देखिए एक जलीय तंत्र में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, और यहां देखिए क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर घट रहा है। इसको देखिए इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। देखिए जो है स्थलीय परितंत्र में क्या आता है, सीधा है, और जलीय परितंत्र यानी तालाब में देखिए उल्टा है। इसमें होता क्या है कि जैव मात्रा पिरामिड में देखिए प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों के सकल भार को मापा जाता है। देखिए यहां पर तालाब का परितंत्र है, जैव मात्रा पिरामिड सदैव क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। यहां देखिए उत्पादक जो होते हैं इनकी संख्या क्या है, कम होती है। फिर इसके ऊपर देखिए प्राथमिक उपभोक्ता मछलियां हैं, फिर इनके देखिए द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी मछलियां, इनकी संख्या बहुत ज्यादा। तो ये इस प्रकार से ऐसे ये जो है बनता है पिरामिड। ठीक है, देखिए जैव मात्रा जैव पिरामिड देखिए चारागाह या वन परितंत्र में सीधा बनेगा, और तालाब में कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए चारागाह और वन परितंत्र में देखिए जैव मात्रा का पिरामिड कैसे बनेगा, यहाँ देखिए सीधा बनता है, जिससे उत्पादक इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। फिर इनके ऊपर शाकाहारी कुछ जीव जंतु होते हैं, जैसे गिलहरी खरगोश कीट, इनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है। फिर उसके बाद मांसाहारी जीव जैसे सांप मेढक पक्षी, इनकी संख्या और कम होती है। तो ये पिरामिड इस प्रकार से बनता है। अब देखिए ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। यह बताता है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होती है। यह देखिए हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा हर स्तर पर कम होती जाती है। यानी इस प्रकार का जो पिरामिड है हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का जो स्तर होता है हर लेवल पर घटता जाता है। देखिए यहाँ पर जो है जो प्राथमिक उत्पादक है यहाँ पर 100% ऊर्जा है। उसके बाद देखिए प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते ये ऊर्जा केवल 10% पहुंचती है। फिर इसके बाद देखिए इसके ऊपर फिर इसके 10% ऊर्जा, और इसके ऊपर ऐसे करते करते केवल 10% ऊर्जा ही ऊपरी स्तर तक के लोगों को मिलती है। बाकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बाकी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। और फिर बाद में यही जो अपघटक होते हैं इस ऊर्जा को अपघटित करके फिर से जमीन में मिट्टी में मिला देते हैं। देखिए ऊर्जा का पिरामिड क्या दर्शाता है कि पारितंत्र में ऊर्जा के स्ट्रक्चर को, इससे क्या प्रदर्शित होता है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर होने वाली सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह सदैव सीधा बनता है। पिरामिड के आधार पर सर्वाधिक ऊर्जा एवं शीर्ष पर सबसे कम ऊर्जा, यानी जो आधार होता है नीचे वाला जो तल होता है यहाँ पर ऊर्जा का संचय बहुत ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते जाएंगे ऊर्जा का संचय इसका 10% होता जाएगा, और सबसे सर्वोच्च स्तर पर एकदम कम हो जाता है। देखिए ऊर्जा का पिरामिड इस प्रकार से बनता है।
आदर्श पिरामिड। देखिए ये जो शाकाहारी उत्पादक पौधे हैं इनमें देखिए 1000 कैलोरी है। फिर इसके ऊपर वाला जो जीव जंतु इसको खाएगा तो उसको केवल 100 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। फिर उसके ऊपर वाला इसको खाएगा तो 10 कैलोरी, और इसके ऊपर वाला उसको खाएगा तो 1 कैलोरी। तो ये हमेशा इस तरीके से बनेगा, यानी हमेशा सीधा बनता है। देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड है 4 तत्वों पर आधारित होता है। पहला क्या है कि व्यष्टियों द्वारा अंतर्गृहित ऊर्जा की वास्तविक मात्रा। दूसरा है व्यष्टियों द्वारा उपापचय में ऊर्जा का क्षय हो जाता है। फिर उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों में शेष ऊर्जा की मात्रा, और व्यष्टियों के उत्तकों में संरक्षित ऊर्जा की मात्रा। तो इस प्रकार से यह जो ऊर्जा है पिरामिड है जो नीचे से ऊपर की ओर घटती जाती है वो प्रभावित होती है, इन्हीं 4 तत्वों से वो प्रभावित होती है। इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है, मान लीजिए एक घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो उसमें देखिए जो प्राथमिक उत्पादक है घास है, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डे हो गए, टिड्डे घास का सेवन करेंगे। फिर द्वितीयक उपभोक्ता मेढक हो गया, मेढक टिड्डे को खाएगा। फिर उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता देखिए सांप, सांप मेढक को खाएंगे। और फिर लास्ट में शिखर पर शिकारी हो जाएगा बाज, यानी बाज क्या है, सांप का शिकार करेगा। तो इस संरचना में देखिए क्या हो रहा है, ये जो पिरामिड बन रहा है वो क्या होगा, जो ऊपर से, यानी देखिए इस संरचना को पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है जहां घास सबसे नीचे और सबसे अधिक मात्रा में होती है और बाज सबसे ऊपर और सबसे कम संख्या में होता है। इस तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। देखिए इस तरीके से, तो ये हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अतः पारिस्थितिकी पिरामिड हमें यह समझने में मदद करता है कि ऊर्जा और जीवों का वितरण पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे होता है, और यह जैविक संतुलन और ऊर्जा प्रवाह को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अब देखिए है पारिस्थितिकी दक्षता, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। ये देखिए क्या होती है, पारिस्थितिकी दक्षता का अर्थ होता है एक पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल से अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा के स्थानांतरण की दक्षता। इसमें यह दर्शाया जाता है कि एक जीवों के समूह जैसे शाकाहारी द्वारा प्राप्त कुल ऊर्जा में से कितनी ऊर्जा अगले जीवों के समूह यानी मांसाहारी को स्थानांतरित होती है। यानी एक शाकाहारी जीव है उसके अंदर जो ऊर्जा संचित है उस ऊर्जा का कितना प्रतिशत एक मांसाहारी जीव में स्थानांतरित होता है। आमतौर पर देखिए यह दक्षता जो है लगभग 10% होती है, यानी ये उसी से रिलेटेड है जो अभी हम लोगों ने ऊर्जा का पिरामिड अभी ऊपर अध्ययन किया है। इसको देखिए इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को सबसे पहले रेमंड लिंडमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1942 ईस्वी में परिभाषित किया गया था। लिंडेमैन ने ही यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि केवल लगभग 10% ऊर्जा ही एक ट्रॉपिक स्तर से अगले स्तर तक जाती है, जिसे आजकल हम लोग 10% रूल के रूप में भी जानते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर इसका अध्ययन किया है। उदाहरण के लिए देखिए एक घास, उसके ऊपर घास से ऊपर निर्भर कौन है, हिरण, और हिरण के ऊपर कौन निर्भर है, शेर। यानी घास का भक्षण हिरण करता है और हिरण का भक्षण शेर करता है। तो इस प्रकार से देखिए ये फिर उसी प्रकार से जो ऊर्जा पिरामिड हम लोगों ने पढ़ा उसी तरीके से बनता है। तो घास सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करके भोजन बनाती है, फिर हिरण उस घास को खाता है और उसमें से केवल 10% ऊर्जा ही उपयोग कर पाता है, और फिर इस हिरण को जब शेर खाएगा तो वो भी केवल उसके 10% ऊर्जा का ही उपयोग कर पाएगा। देखिए जब शेर को हिरण खाता है तो उसे भी हिरण से केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। यदि घास से 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो तो हिरण को मिलती है 100 किलो कैलोरी और शेर को मिलेगी 10 किलो कैलोरी, यानी यह भी ऊर्जा पिरामिड से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल टर्म, इकोलॉजिकल फैक्टर्स और इकोलॉजी के जो है सिद्धांत, परिभाषा इत्यादि का विस्तार पूर्वक अध्ययन इमेज के माध्यम से किया और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से भी किया। और मैंने अपने तरीके से पूरे अच्छे तरीके से कोशिश किया कि आप लोगों को ये चीजें समझाई जा सके, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।